नहीं पर समझ की सुंदर काया है। Born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered। नमस्कार दोस्तों, मैं बबीता जैन और मेरे साथ हैं संदीप भट्ट। एक बार फिर से बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में आप सभी का स्वागत करते हैं। बबीता, क्या तुमने कभी समंदर की गहराइयों में उतरने की कोशिश की है? ये कैसा सवाल है संदीप, मैं भला क्यों जाऊंगी समुद्र में। हाँ, देखने जा सकती हूँ, लेकिन फिलहाल उसकी गहराई में उतरने का कोई इरादा नहीं है मेरा। देखो, नाम से ही डर गई ना बबीता। हाँ। तो सोचो कि समंदर में 165 मीटर लंबी, 48 मीटर चौड़ी और 10 मीटर लंबी कृत्रिम स्वेज नहर का निर्माण कैसे किया गया होगा। सच कहा संदीप। 17 नवंबर 1869 यानी 1869 में शुरू हुई इस नहर ने भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़कर उनके बीच की दूरियां बहुत कम कर दी थी। आज ही के दिन हुए स्वेज नहर के उद्घाटन समारोह में नेपोलियन तृतीय की पत्नी एवं फ्रेंच महारानी यूजीन भी शामिल हुई थी। इस नहर को बनाने का प्लान फ्रांसीसी राजनयिक फर्डिनांड दे लेसेप्स और मिस्र के गवर्नर के बीच हुए समझौते के तहत तैयार किया गया था। पता है दोस्तों, इस नहर के निर्माण में कई देशों के इंजीनियर्स ने मिलकर काम किया था और फिर इसकी देखरेख व प्रबंधन के लिए 1856 में स्वेज कनाल कंपनी का गठन किया गया। इस कंपनी को 99 सालों तक इसे नियंत्रित करने की अनुमति मिली थी। स्वेज नहर का निर्माण कार्य अप्रैल 1859 में शुरू हुआ था और 10 साल बाद इसका उद्घाटन किया गया। वैसे इस परियोजना को पूरा करने में इतना समय इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पर काम करने वाले मजदूरों को कॉलरा ने अपनी गिरफ्त में ले लिया था। नहर के शुरू होने के बाद 1 साल के भीतर यहाँ सिर्फ 500 जहाजों का आना जाना ही हुआ था। इसीलिए व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने के मकसद से एक बार फिर से नहर का विस्तार करने की योजना बनी। Egypt has always been a center for trade coming from the Far East, which would come to Egypt and then would be divided into the 5 trade routes going south to the Sudan, west to North Africa, north to Europe, the Ottoman Empire. And it's a distribution center. और दोस्तों, फिर देखते ही देखते ये नहर विश्व की एक बहुत बड़ी और व्यस्त शिपिंग लेन बन गई। वैसे 1875 यानी 1875 तक ब्रिटेन स्वेज कैनाल कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर हुआ करता था। लेकिन 7 साल बाद हालात बदले और जब ब्रिटेन ने मिस्र पर हमला कर दिया तो कुछ भी पहले जैसा नहीं रह गया। तमाम वाद विवादों के पश्चात ब्रिटेन को नहर से अपनी सेना हटानी पड़ी। सेना हटाते ही जुलाई 1956 में मिस्र के प्रेसिडेंट ने नहर का राष्ट्रीयकरण करते हुए इसे अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया और आज इस रास्ते से तकरीबन 50 जहाज हर रोज निकलते हैं, जिनके जरिए करीब 300 मिलियन टन सामान एक देश से दूसरे देश पहुंचता है। तो दोस्तों, समंदर के रास्तों से बाहर आकर बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में बातें अब एक ऐसी भारतीय महिला की करेंगे जिन्होंने पुरुष प्रधान माने जाने वाले बैंकिंग क्षेत्र में अपनी कामयाबी से सभी को नारी शक्ति और उसकी ताकत का एहसास करा दिया। वैसे संदीप, तुम्हारी बातें सुनकर जहन में सिर्फ एक ही नाम आ रहा है और वो है देश के बड़े कमर्शियल बैंक की सीईओ चंदा कोचर का। क्यों, सही कहा ना मैंने? बिल्कुल बबीता, ये बात तुम ही नहीं बल्कि पूरा देश जानता है। चंदा कोचर बैंकिंग इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम है जिन्हें आज पूरी दुनिया जानती है।
मैनेजमेंट ट्रेनी की एक छोटी सी पोस्ट से CEO जैसे ओहदे तक पहुंचना महिला सशक्तिकरण के लिए एक श्रेष्ठ उदाहरण है। हाँ संदीप, अपनी लगन और मेहनत से चंदा कोचर जी ने हर मोड़ पर ये साबित किया है कि आज महिलाओं के लिए आगे बढ़ना पहले से कई गुना आसान हो चुका है, लेकिन इसके लिए उनका जागरूक होना बहुत जरूरी है। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ महिलाओं की सूची में शामिल चंदा कोचर का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1961 में राजस्थान के जोधपुर शहर में हुआ था। जयपुर से अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद चंदा मुंबई आ गई और यहाँ के जय हिंदू कॉलेज से आर्ट्स में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। चंदा हमेशा से ही एक ब्राइट स्टूडेंट रही थी, इसीलिए ग्रेजुएशन के बाद जब इन्होंने मुंबई के जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट से मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी की तो सभी इनकी परफॉर्मेंस से हैरान थे। हाँ, इसी परफॉर्मेंस के चलते ही इन्हें वॉकहार्ट गोल्ड मेडल भी मिला था और फिर इसी साल चंदा जी ने कॉस्ट अकाउंटेंसी के लिए JN बोस गोल्ड मेडल भी हासिल किया। वर्ष 1984 में चंदा ने ICICI बैंक में बतौर मैनेजमेंट ट्रेनी ज्वाइन किया और अपने काम, लगन व मेहनत के साथ लगातार आगे बढ़ती चली गयी। हाँ संदीप, उन्होंने अपनी सोच से न सिर्फ बैंक को बुलंदियों तक पहुंचाया, बल्कि बैंक के रिटेल बिजनेस की शुरुआत भी की। Well, I think it's been a very exciting and a challenging journey, no doubt about it. I think when you talk of a career span of 25 years, the way I look back, I feel that as I spent these 25 years, the organization also really transformed and grew substantially. We were a very small development financial institution 25 years ago. From there, we are today the second largest bank in the country and a very large financial services group, which meant that there were a lot of opportunities for people based on merit. And as I spent these 25 years, we as an organization went into commercial banking, into retail banking, into infrastructure financing, and into international banking. And somehow, I was able to really be a part of most of the new initiatives that were set up by the organization. So it's partly the fact that there was growth in the organization that gave me opportunity to prove myself. The other thing was that, of course, there is no substitute to hard work. So as opportunities came along, of course, you had to work hard, prove yourself, and learn from those opportunities and evolve as a person. बैंक की तरक्की के साथ साथ चंदा ने देश की अर्थव्यवस्था के प्रति भी अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश की है। उन्होंने कई ऐसी योजनाओं को बाजार में उतारा जिनसे लोगों का पैसा सुरक्षित रह सके। चंदा की तीव्र बुद्धि और उनके महत्वपूर्ण योगदानों के लिए इन्हें बहुत से पुरस्कारों से नवाजा गया। A woman has to work harder. I don't know whether to prove herself or not, but one has to recognize the fact that a woman is literally living 48 hours out of 24 hours because, you're just not managing your career. You are definitely managing your family as well. So in that sense, I think in any case, you'll end up working much harder. But once you kind of decide to do that, and once you make up your mind, and once you believe that you can do it, I think you then land up doing it. And what's important is that as long as the opportunities come along your way on the basis of merit and without any biases of gender, then I think you can work along and make the best out of those opportunities. आज महिलाओं की प्रेरणा स्रोत होने के साथ साथ चंदा कोचर सभी युवा वर्गों के लिए एक रोल मॉडल बन चुकी हैं। सफलता के ताने बाने के बीच हर रोज तरक्की की राह में आगे बढ़ रही चंदा कोचर को हमारी पूरी टीम की ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है। रब सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमको भरना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, इन शब्दों की गहराइयों को अगर महसूस किया जाए तो ये बात आसानी से समझ आती है कि किस्मत से हम नहीं बल्कि हमसे किस्मत बदलती है। हाँ संदीप, और पता है अब हम जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं वो भी एक ऐसी ही महिला हैं
जो अपने ज्ञान के साथ साथ समाज सेवा के लिए भी जानी जाती हैं। वैसे बबीता, समाज सेवा सुनने में भले ही आसान लगे, लेकिन इसे करना कोई आसान काम नहीं होता है। अपनी पूरी जिंदगी देनी पड़ती है इसके लिए। वो तो है। वैसे आज ही के दिन वर्ष 1878 में जन्मी ग्रेस अबॉट ने तो समाज की भलाई के लिए ना ही शादी की और ना ही उनकी कोई अपनी संतान थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें राष्ट्र के 43,430,00,000 बच्चों की मां के रूप में आज तक पहचाना जाता है। ग्रेस अबॉट और उनकी छोटी बहन एडिथ दोनों ही में समाज के प्रति प्रेम की भावना का बीज उनकी मां ने बचपन से ही बोया था। वो अपनी बेटियों को किसी ऐसे रास्ते पर आगे बढ़ते हुए देखना चाहती थीं, जहां से एक बेहतर राष्ट्र का रास्ता होकर गुजरता हो। अब क्योंकि उनकी मां खुद भी विरोधी और नारी मताधिकार आंदोलन से जुड़ी हुई थी, ऐसे में इस माहौल की जानकारी ग्रेस अबॉट को बचपन से ही थी। वर्ष 1898 में नेब्रास्का स्थित ग्रैंड आइलैंड कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद इन्होंने 10 सालों तक बतौर हाई स्कूल टीचर काम किया और फिर वर्ष 1907 में आगे की पढ़ाई के लिए ग्रेस अबॉट अपनी बहन के पास शिकागो चली गईं। इसीलिए अब शिकागो में उन्होंने एक ऐसी संस्था की शुरुआत की जो शिकागो आने वाले नए व बाहरी लोगों की मदद के लिए काम करती थी। ग्रेस अबॉट ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि कई बार उन्होंने अप्रवासी यानी बाहरी लोगों के प्रति होते गलत व्यवहार को अपनी आंखों से देखा था। सच, अब आप ही सोचो कि हम किसी ऐसी जगह में जाएं और कोई हमारी भाषा और संस्कृति का मजाक उड़ाए तो भला कैसा लगेगा। लेकिन ऐसा होने पर कोई हमारे लिए आवाज उठाए, ये काम किसी के लिए आसान नहीं होगा। ग्रेस अबॉट ने न सिर्फ ऐसे लोगों की पैरवी की, बल्कि उनके लिए रहने आदि के लिए उचित व्यवस्था मुहैया कराए जाने के लिए भी आवाज उठाई। वर्ष 1911 में ग्रेस अबॉट ने पूर्वी यूरोप के कई हिस्सों की यात्राएं की और अप्रवासी लोगों की संस्कृति को करीब से समझने की कोशिश की। उन्होंने अप्रवासियों की मदद के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। अपने इस अनुभव को उन्होंने वर्ष 1917 में प्रकाशित हुई पुस्तक द इमिग्रेंट एंड द कम्युनिटी में लिखा है। इस कार्य को पूरा करने के बाद कई नई चुनौतियों के साथ अबॉट वाशिंगटन डीसी आ गईं और चाइल्ड ब्यूरो के चाइल्ड लेबर डिवीजन के साथ जुड़ गईं। इन्होंने वर्ष 1916 यानी 1916 के उस कानून को लागू करने पर जोर दिया जिसके तहत बाल मजदूरों द्वारा बनाए जाने वाले सामान पर रोक लगाने का प्रस्ताव दिया गया था। ये कानून बच्चों को मजदूरी करने से रोकने के लिए लाया गया था। स्वास्थ्य बेहतर नहीं था, लेकिन भावनाएं तो अभी भी समाज के साथ ही जुड़ी थीं। इसीलिए जीवन के आखिरी पलों तक वो हमेशा पब्लिक पॉलिसी के साथ जुड़ी रहीं और 1935 के सोशल सिक्योरिटी एक्ट का ड्राफ्ट तैयार करने में मदद भी की। वर्ष 1938 में ग्रेस ने अपनी आखिरी पुस्तक द चाइल्ड एंड द स्टेट का प्रकाशन किया। वैसे तो इनका योगदान अमूल्य है, लेकिन फिर भी उन्हें सम्मानित करते हुए ही ओमाहा स्थित नेब्रास्का विश्वविद्यालय के द स्कूल ऑफ सोशल वर्क का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है। इसके अलावा ग्रेस नेब्रास्का हॉल ऑफ फेम की सदस्य भी हैं। उनका मानना था कि बाल मजदूरी और गरीबी दोनों एक दूसरे से जुड़े रहेंगे जब तक कि हम इन्हें समाज में रोग की तरह फैलने से नहीं रोकेंगे। ग्रेस के ऐसे ही अभियानों की वजह से आज अमेरिका एक वैभव संपन्न राष्ट्र है और हम अभी भी इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसीलिए आगे आइए और समाज को अपना थोड़ा सा वक्त देने की कोशिश कीजिए। जी हाँ दोस्तों, बाल मजदूरी से मुक्त समाज बनाने का वादा ही ग्रेस अबॉट की जयंती पर हमारी ओर से इन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बबीता, अगर गहराई से सोचो तो फिल्मों की दुनिया में नाम कमाना भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, नहीं? वो तो है ही। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता संदीप, बस उसे करने का तरीका ही दुनिया के सामने आपकी क्षमता को तय करता है।
आज ही के दिन सन 1942 में न्यूयॉर्क में जन्मे मार्टिन स्कॉर्सेसी भी फिल्मी जगत का एक ऐसा ही नाम है जिनके साथ सुपरहिट का फॉर्मूला बिल्कुल सही बैठता है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए तो इटालियन व अमेरिकन माता पिता के बेटे मार्टिन को ऑल टाइम मोस्ट इम्पोर्टेंट डायरेक्टर्स की कैटेगरी में गिना जाता है। वैसे मार्टिन की सिनेमा में दिलचस्पी होने का क्रेडिट कहीं ना कहीं उनके परिवार को ही जाता है, क्योंकि उनके पेरेंट्स खुद भी पार्ट टाइम एक्टिंग किया करते थे। इसके अलावा बचपन से ही सीवियर एज्मा से पीड़ित होने की वजह से भी मार्टिन का ज्यादातर समय घर के भीतर टीवी देखते हुए या फिर मूवी थिएटर में ही गुजरा। इसी दौर में ही मार्टिन डायरेक्टर माइकल पॉवेल की इटालियन अनुभव पर आधारित फिल्मों से काफी प्रभावित होने लगे थे। और सबसे खास बात तो ये थी कि 8 साल की उम्र में ही मार्टिन ने अपना स्टोरी बोर्ड भी खुद ही तैयार कर लिया था, जिसके बाद आखिरी लाइन में लिखा होता था, A film directed and produced by Martin Scorsese। वर्ष 1966 यानी 1966 में न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से फिल्म निर्देशन में अपनी डिग्री पूरी करने के बाद मार्टिन वहीं पर बतौर फिल्म इंस्ट्रक्टर कार्य करने लगे और फिर वर्ष 1968 में इन्होंने अपनी पहली फिल्म Who's That Knocking at My Door का निर्माण किया। इसी फिल्म प्रोजेक्ट पर काम करने के दौरान मार्टिन की मुलाकात हार्वी केटल से हुई, जिनके साथ उन्होंने आगे बहुत सी फिल्मों में काम किया। हाँ, ऐसा ही इनका साथ संपादक थेल्मा शूमाकर के साथ भी रहा, जिनके साथ मार्टिन ने अगले 40 सालों तक काम किया। वर्ष 1973 में रिलीज हुई मार्टिन की फिल्म मीन स्ट्रीट्स को उनका मास्टरपीस माना जाता है। इस फिल्म में उनकी पहली फिल्म के कलाकारों ने ही काम किया था। These are honorable men. You know, Tony, you gotta worry about talking about one thing and then zap. Charlie. You gotta be like me. Tony. Just be sure and tell him to be here tonight, all right? Giovanni. You're still around that kid, Johnny Boy. This Johnny Boy is named after me. Nice, huh? Oh, sure. But this Johnny Boy is a little bit like your friend Groppy, half crazy. I understand you try to help him out because of our family and his family. But that's nice, I understand. But watch yourself. Don't spoil anything. Honorable men go with honorable men. 1970 से 1980 के दशक में स्कॉर्सेसी ने एक से बढ़कर एक फिल्में देकर सिनेमा में एक नई पीढ़ी को निरूपित किया। 1976 में रिलीज हुए उनके एक और मास्टरपीस टैक्सी ड्राइवर ने कांस फिल्म फेस्टिवल में पाम डिओर का खिताब हासिल किया। इस फिल्म को अपना सबसे बेहतर काम मानते हुए स्कॉर्सेसे ने अब किसी दूसरे क्षेत्र में काम करने का मन बनाना शुरू कर दिया, लेकिन फिर सिनेमा से अपने सच्चे प्रेम की वजह से वो ऐसा कर पाने में कामयाब नहीं हुए। अभी बहुत सी हिट फिल्में उनका इंतजार कर रही थी और अपना विचार बदलने के बाद जो फिल्में उन्होंने बनाई वो एक बहुत बड़ी बॉक्स ऑफिस हिट साबित हुई। दोस्तों, ये फिल्म थी 1986 में रिलीज हुई द कलर ऑफ मनी। इसके बाद भी मार्टिन की कामयाबी का सफर नहीं रुका और वो एक के बाद एक हिट फिल्में देते चले गए। Paul Newman, Tom Cruise, in a Martin Scorsese picture. He's got the eye, he's got the stroke, he's got the fling. Vincent's the best. We got a racehorse here, a thoroughbred. अपने एक साक्षात्कार के दौरान स्कॉर्सेसी ने इस बात को स्वीकार किया है कि संगीत लिखना उनका सबसे बड़ा सपना था और वर्ष 1978 में मार्टिन ने द लास्ट वॉल्स नाम से एक बेहद ही अक्लेम्ड डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिसमें उन्होंने बैंड की फेयरवेल परफॉर्मेंस को दिखाने की कोशिश की थी। अपने म्यूजिकल पैशन के चलते ही इन्होंने वर्ष 2003 में ब्लूज नाम से एक 7 कड़ियों वाली डॉक्यूमेंट्री सीरीज भी तैयार की, जिसने 2 ग्रैमी अवार्ड हासिल किए। इसके 2 साल बाद उनकी बॉब डिलन डॉक्यूमेंट्री नो डायरेक्शन होम को अमेरिकन मास्टरपीस के तहत PBS पर प्रसारित किया गया। गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क, द एविएटर, द डिपार्टेड जैसी बहुत सी फिल्मों में मार्टिन के साथ काम करने वाले अभिनेता लियोनार्डो डिकैप्रियो का कहना है कि सिर्फ दर्शक ही नहीं बल्कि मैं भी स्कॉर्सेसी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे एक अभिनेता के रूप में प्रतिष्ठित छवि बनाने में मदद की। भारतीय सिनेमा के प्रतिष्ठित निर्माता निर्देशक सत्यजीत रे समेत दुनिया भर के बहुत से दूसरे निर्देशकों ने स्कॉर्सेसी की कलात्मक सोच की तारीफ की है। I go back to his films along with other great directors like Rossellini and Visconti and others. But what was special to me about Ray was that I come from a working class family that was not educated. So there were no books in my house. And I think
there was no other way for me to be introduced to Indian culture, the Indian people, aside from watching his films. We saw many films and we had television, and so if it wasn't for seeing Sajid Ray's films, I don't think I would have had any idea the opening up of such an extraordinary culture and such a great civilization. And so I became a fanatic watching his films. I would find anywhere they were playing. In fact, the first Ray film I saw it on television in New York on a Sunday night, cut up with commercials in it, and dubbed in English, Pattu Panchali. So that was the first one, and I was amazed because I think you see, this was a film where I'm Sicilian American, and we have our own little village in a way we lived in. So you can't imagine anything more different than you know. And yet we identified immediately as human beings, as people, as family. And this was amazing. And the Opoo trilogy, all 3 films, you know. सिनेमा के प्रति अपने सच्चे प्रेम के कारण ही वर्ष 1990 में स्कॉर्सेसी ने द फिल्म फाउंडेशन और वर्ष 2007 में वर्ल्ड सिनेमा फाउंडेशन की नींव रखी, ताकि फिल्मों को संरक्षित किया जा सके। फिल्मी दुनिया के इस दिग्गज निर्माता निर्देशक को बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड की ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। तो भाई अब बबीता और संदीप को दीजिए यहीं पर इजाजत, आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,